सरहद के उस पार में खुशामदीद, स्वागत। दोस्तों, आज पाकिस्तान नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी सीरीज़ का दूसरा एपिसोड है एंड प्रोबेबली द लास्ट वन। इसके ऊपर हम बहुत सारी जो बाकी जो सिक्योरिटी पॉलिसीज़ जो पाकिस्तान ने रखी, ह्यूमन सिक्योरिटी है, इकोनॉमिक सिक्योरिटी, इंटरनल और एक्सटर्नल सिक्योरिटी, इनके कुछ पहलू पर बात करेंगे। हमें जॉइन किया है प्रोफ़ेसर डॉक्टर इश्तियाक अहमद साहब ने। सर, प्रोग्राम में आपका स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया अरविंद। थैंक यू सर। पाकिस्तान की हुकूमत ने कहा है कि हम मुआशरे के अंदर जो वर्टिकल इनइक्वालिटी है उसे दूर करने के लिए बहुत सारी स्कीम्स चलाएंगे और जो हम चला भी रहे हैं, जिनमें से जिक्र हुआ है कि एहसास प्रोग्राम का, पनाहगाह वो चलाएंगे, लंगर खाने चलाएंगे और कोशिश करेंगे कि आवाम की जो इनकम है वो बढ़ाई जाए। तो बहुत सारी बातों का जिक्र है और ये वो बातें हैं जो कि हम देखते हैं कि जी किसी भी वेलफेयर स्टेट में होनी चाहिए। सो एज ऑफ द पॉलिसी गोज उसमें मुझे कोई कमी नजर नहीं आती। एक कमी जो दिखाई देती है वो ये है कि पाकिस्तान जैसे मुआशरे में जहां पर एक फ्यूडल स्ट्रक्चर मौजूद है, उसके खिलाफ कोई बात नहीं कही गई है। आप इस वर्टिकल इनइक्वालिटी को दूर करने के लिए हुकूमत की तरफ से ये जो पॉलिसी दी गई है, इसके बारे में क्या कहेंगे? देखो अरविंद, पॉवर्टी जो है साउथ एशिया में क्रशिंग पॉवर्टी है। दुनिया की सबसे ज्यादा कंसंट्रेशन गरीबों की साउथ एशिया में है। ख्याल आता है कि शायद अफ्रीका में है, लेकिन क्योंकि यहाँ पे पॉपुलेशन 1.4567 बिलियन तक हो चुकी है, तो शेयर नंबर्स में यहाँ पे इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये तीन मुल्क अगर हम लें तो सबसे बड़ी कंसंट्रेशन यहाँ पे है। तो पॉवर्टी को रिमूव करने की जो बात हुई है, बड़ी अच्छी बात है। जैसे आपने भी कहा कि ये तो नॉर्मल स्टेटमेंट्स दी जाती हैं, लेकिन जो लग रहा है कि ये बातें जो हैं, एहसास प्रोग्राम और लंगर, ये पॉवर्टी एलिविएशन का हिस्सा है। यानी अगर बिल्कुल लोग भूखे मिल रहे हैं और उनको खाने को कहीं मिल जाए, तो ये बहुत बड़ी उनके लिए एक क्या कहते हैं, उनके साथ एक खिदमत है उनकी। हाँ जी, इन हालात में जिनके पास घर नहीं, उनको कहीं अगर इन्होंने रहने का इंतजाम भी किया है, तो ये भी अच्छी बात है। लिहाजा इंटेंशन वाइज ये बात दुरुस्त है। ट्रू। लेकिन एक जो फंडामेंटल बात है जो इस हुकूमत को समझ नहीं आती, वो है कि कॉन्क्रीट स्टेप्स होने चाहिए टुवर्ड्स पॉवर्टी इरेडिकेशन। टोटल इरेडिकेशन पता नहीं कब होगी, कब नहीं होगी, दुनिया में होती है या नहीं होती, लेकिन साउथ एशिया को इतनी ज्यादा गरीबों की कंसंट्रेशन से आगे लेके आने के लिए आपको कॉन्क्रीट स्टेप्स लेने पड़ेंगे। और उसके अंदर मेरे ख्याल से पाकिस्तान के अंदर जो सबसे बड़ी मिसिंग चीज है, वो है प्रॉपर लैंड रिफॉर्म्स। देखें, मैंने तो अपनी, अगर आपने जिन्ना की किताब मेरी पढ़ी है, तो वहां से शो किया है कि 1937 के बाद जिन्ना साहब ने जो लैंडलॉर्ड क्लास थी, और ख़ास तौर पे मुसलमानों की, उनको अपने साथ मिलाया, ये कह के कि अगर कांग्रेस की हुकूमत आती है तो आपकी तो ज़िम्मेदारी सिस्टम ख़त्म हो जाएगी। उस दिन से लेके आज तक ज़िम्मेदारी सिस्टम इज़ कायम। ठीक है, उसके अंदर एक सीरियस इंटरवेंशन हुई थी, 2 आप कह सकते हैं। एक अयूब खान के दौर में उन्होंने लैंड रिफॉर्म्स अनाउंस किए थे, जिनको मैं कहता हूं कि वो गरीबों की एलिविएशन से कम था, प्रोडक्शन बढ़ाने की तरफ ज्यादा था, बाय इम्प्रूविंग द कंडीशंस ऑफ द ओनर कल्टीवेटर। यानी जो जिनके पास मॉडर्न मशीनरी हो, कैपिटल हो, वो फार्मिंग को, वो कैपिटलिस्ट फार्मिंग को वो प्रमोट करना चाहते थे। तब सीलिंग रखी गई थी 500 एकर्स ऑफ इरिगेटेड एंड 1000 एकर्स ऑफ अनइरिगेटेड लैंड। वो अप्लाई हुआ। जाहिर है, जहां पे पाकिस्तान में इतनी गुर्बत थी, खासे कई हजार लाख लोगों को थोड़ी थोड़ी जमीन भी मिली। मेरे साथ एक मेरे क्लास फेलो थे 1968 1970 में,
शरीफ साहब, अ, उन्होंने कहा कि आपको पता नहीं, हम बिल्कुल, हमारे पास कुछ नहीं था होता तो अयूब खान के दौर में हमें ज़मीन मिली, तो आज मैं पढ़ के आपके साथ एमए की क्लास में हूँ। तो लेट्स से एक रिलीफ तब मिला। फिर भुट्टो साहब ने आके और ज़्यादा लैंड डिक्लेयर किए, लैंड रिफॉर्म्स 150 एकड़्स। लेकिन वहाँ पे उन्होंने जो चालाकी की वो थी कि जी इस्लाम में लैंड ओनरशिप जो है वो इंडिविजुअल है, तो फैमिली वाइज़ नहीं। तो फैमिली में सारे लोग 150 एकड़ जो है ना, वो ओन कर सकते हैं। इस ट्रिक के ज़रिए उन्होंने बेतहाशा, ख़ास तौर पे सिंध में और पंजाब के साउथ में जो बड़े लैंडलॉर्ड्स थे, उन्होंने अपने नौकरों के नाम भी इस तरह प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर दी, और जितने बच्चे हैं उनको पहले ही कर दी। और फिर जब अ, ज़ियाउल हक आए, तो उन्होंने कहीं से फ़तवा ले लिया कि तो लैंड रिफ़ॉर्म तो है ही इस्लाम के खिलाफ, तो वो सारा प्रोसेस ज़ीरो कर दिया गया। तो पाकिस्तान की बुनियादी जो है ना सोशल बेस, वो एंटी मॉडर्न, एंटी डेमोक्रेटिक, एंटी प्रोग्रेसिव है। और सबसे बड़ी वो कैसे है कि यहाँ पे जो लैंड ओनिंग क्लास है, बड़ी क्लास, पेजेंट्री की बात नहीं कर रहा, वो अभी भी अपने इलाकों में चौधरी जो हैं, मेरा एक इत्तेफाक है, मैं जब पाकिस्तान जाता रहा हूँ तो कुछ दोस्तों ने मुझे कहा जी आपको हम अपने गांव ले जाना चाहते हैं, ओनली अबाउट 80 किलोमीटर्स फ्रॉम लाहौर। तो हम वहाँ जा गए तो शाम को खाने महफिल जब लगी तो लैंडलॉर्ड्स जो हैं, चौधरी और ये और वो ऊपर चारपाइयों पे बैठे, और बाकी जो लोग आते गए वो ज़मीन पे बैठते गए। अब आप लाहौर शहर के अंदर आ जाएँ, तो कभी ऐसे हो ही नहीं सकता कि इस किस्म की जो है ना क्लास डिस्टिंक्शन ज़ाहिर होती हो। आप वर्कर हैं या कोई हैं, तो वहाँ पे जब शहरी कल्चर के अंदर सिटिज़न का कॉन्सेप्ट आ जाता है, कितना भी बुरा कैपिटलिज्म हो, लेकिन शहरी आज़ादियाँ, शहरी इस किस्म की मूवमेंट्स, ट्रेड यूनियन, ये सारा कुछ जो है वहाँ पे होता है। तो ज़ियाउल हक के बाद फिर ये लैंड रिफॉर्म सिस्टम कभी आगे नहीं बढ़ा। अब मैं सोचता हूँ कि दिस मैन इमरान खान अब एक के बाद एक, ही इज़ मेकिंग सो मेनी ब्लंडर्स, इट्स अनबिलीवेबल कि उसकी पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस, उसकी सोशल कॉन्शियसनेस कितनी अंडर डेवलप्ड है। आई वुड से रूडिमेंट्री। भई आप रेडिकल लैंड रिफॉर्म्स अनाउंस करें, उसका सीलिंग भी रख दें कि बहुत ज़्यादा फ्रेगमेंटेशन लैंड की भी नहीं होनी चाहिए, लेकिन फैमिली फार्म्स बन सकते हैं। बड़े लैंडलॉर्ड्स की जो पावर है वो ब्रेक की जाए, नॉट ओनली इकोनॉमिकली बट सोशली, क्योंकि सारे इलेक्शंस पे उनका असर होता है। वो जो कल्चर है हायरार्की का, वो कंसोलिडेट होता है, जो आज तक चलता है, जो मैंने बताया है कि ओनली 80 किलोमीटर्स फ्रॉम लाहौर। मेरे एक और दोस्त ने कहा कि इश्तियाक, यू हैव नो आइडिया, यही पुरान ये लाहौर के इर्द गिर्द के जो गांव हैं, वहां पे बहुत से लोग, बच्चे हैं जिन्होंने कभी जूती नहीं पहनी, इतनी गुर्बत है। तो इन हालात में ये जो मेजर्स हैं, ऑन पेपर नोबडी कैन ऑब्जेक्ट। भूखों को खाना मिल जाना बड़ी खुशी की बात है, जिसके पास रहने को जगह नहीं है उसे कहीं रिलीफ दे रहे हैं तो ठीक है। लेकिन जब तक एक प्रॉपर इनकम लोगों के पास नहीं आएगी, फैमिली प्लानिंग के ज़रिए आप अपनी फैमिली बिल्ड करने को, उसको एजुकेट, उसके एक फ्यूचर के लिए सोचने के काबिल नहीं है, तो ये सारे मेजर्स जो हैं, ये आप अगर कहें कि ये कॉस्मेटिक हैं तो इट साउंड्स वेरी क्रूअल, बट एक्चुअली दे आर नॉट वेरी सब्सटेंशियल, ये कहना चाहिए। ये सुपरफिशियल और सम सॉर्ट ऑफ गुड इंटेंशंस के दरमियान है। सो नथिंग वेरी इंप्रेसिव एट ऑल, मुझे कहना चाहिए। कितनी अच्छी और सच्ची बात कही है सर आपने कि ऑन पेपर ये सारे प्रोग्राम्स, एहसास प्रोग्राम और पनाहगाह बनाना, लंगर खाने, इनसे आप गरीबों की मदद तो कर सकते हैं, लेकिन अगर आप उन्हें इख्तियार देना चाहें कि भाई अपने पैरों पर खड़े हो जाओ और अपनी रोज़ी-रोटी खुद कमाओ, तो उसके लिए आपको उनको ज़मीनें देनी पड़ेंगी। बड़े ल जो लैंडलॉर्ड्स हैं, उनसे
जो हैं छीन के। तो लैंड रिफॉर्म्स लाने की पाकिस्तान में सख्त ज़रूरत है। ये वो बात है बहुत शायद मैंने किसी भी टेलीविज़न चैनल के किसी भी जो है एनालिसिस में किसी बड़े दानिश्वर पे बात करते हुए नहीं सुना। तो बड़ी हाँ, मेहरबानी जी, आई एम श्योर ये लोग प्रोग्राम देख रहे होंगे, उनको पता चलेगा कि लैंड रिफॉर्म्स पाकिस्तान की ज़रूरत है और इमरान खान साहब से ज़्यादा कौन कर सकता था जो इंसाफ की बात करते हों। बिल्कुल। पार्टी का नाम ही तहरीक-ए-इंसाफ है, तो सबसे बड़ा इंसाफ तो यही हो सकता है कि जो बेचारे पीढ़ी दर पीढ़ी मुज़ारे जा रहे हैं, दैट इज़ द वर्ड फॉर दोज़ पीपल जो दूसरों की ज़मीन पर काश्तकारी करते हैं, उनको भी ज़मीनें दी जाएँ। ठीक है। आगे बढ़ते हैं सर। हुँ? एजुकेशन, सिक्योरिटी एंड ग्लोबल ह्यूमन रिसोर्स मैं इसमें 2-4 लाइनें पढ़ना चाहता हूँ। बड़ी जी, इम्प्रेसिव बात है। हुँ, तो पॉलिसी का ऑब्जेक्टिव है टू प्रमोट एन एजुकेशन सिस्टम that provides access to affordable quality education at the primary level and a higher education system that is globally competitive and focused on knowledge creation, marketable skills, science and technology. चलो अच्छी कितनी बात है। खूबसूरत बात साउंड्स है गुड। सर, कितनी खूबसूरत बात है, बेशक, मगर ये डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट में है हुकूमत की जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, उसके साथ। उसमें बिल्कुल। तो जो फ़ोकस है प्राइमरी एजुकेशन से लेके हायर एजुकेशन तक, उसमें रिलिजियस एजुकेशन को उसके फ़ोरफ्रंट पे रखा गया है। आप जी। तो खुद पूरी दुनिया में घूमे हैं, आपको पता है, ज़रा हमें ये बताएँ, क्या इन दोनों स्ट्रीम्स को जिस तरह से गवर्नमेंट प्रमोट करना चाहती है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, रिलिजियस एजुकेशन, क्या ये साथ-साथ चल सकते हैं? बिल्कुल नहीं चल सकते, बल्कि जिस जहाँ-जहाँ दुनिया में लोगों ने प्रोग्रेस की है, वहाँ पे रिलीजन को उन्होंने बिल्कुल प्राइवेटाइज़ कर दिया है। मैं बेस्ट एग्ज़ाम्पल देता हूँ, 3 साल मैं सिंगापुर रहा, वहाँ पे रिलीजियस फ्रीडम टोटल है, लेकिन रिलीजन के नाम पे आप किसी एक पॉलिटिकल टारगेटिंग नहीं कर सकते, आप फैनेटिसिज्म नहीं फैला सकते। उन्होंने मोस्ट मॉडर्न एजुकेशन जो दुनिया की है वो अपने सिटीजन को दी है। आप देखें वहाँ पे क्वालिटी जो है सिंगापुर के उनकी इकोनॉमी की हालत देख लें, उनके सारे सिस्टम की देख लें, जवाब ही नहीं है उनका। मुझे ये स्किज़ोफ्रेनिक होता है, स्प्लिट पर्सनैलिटीज़, जिनको दोनों ये स्प्लिट नज़र नहीं आते। अगर आप कह रहे हैं कि दुनिया में कम्पेटिटिव, मॉडर्न, साइंटिफिक नॉलेज है, तो वो तो ये सॉफ्टवेयर के ज़रिए और बाकी टेक्नोलॉजी के ज़रिए डीलिंग विद नेचर independent of religion, essentially, and dealing it with it according to the laws of science, laws of physics, और ये जो अप्लाई करते हैं जहाँ से आप ये सारी चीज़ें प्रोडक्टिव बना सकते हैं। नेचर में जो चीज़ है उसको प्रोडक्शन में लाने के लिए यू हैव टू कंट्रोल दोज़ फोर्सेस। मज़हब उसमें ज़ीरो रोल प्ले करता है, बल्कि इतनी ज़्यादा मज़हब की जो इन्होंने उसमें इनपुट कर दिया है, वो एक और किस्म की करप्शन पैदा कर देगा कि लोग उसे कहते हैं रट्टा लगाना, बाय लर्निंग बाय रोट। वो उस इम्तिहान को पास करने के लिए उसमें जो भी एक वो कायदे आ जाएँगे कि ये पढ़ लो, वो पढ़ लो। मैंने कुछ देर एक कोर्स भी पढ़ाया सीएसएस का, देन आई गिव अप, क्योंकि वहाँ पे इंटेलेक्चुअल एजुकेशन, साइंटिफिक वे ऑफ थिंकिंग, क्रिटिकल वे ऑफ थिंकिंग, उस एनालिटिकल वे ऑफ थिंकिंग, ये सब मिसिंग है। तो ये जो इन्होंने कहा है कि एक तरफ तो बड़ा अच्छा ऐलान है कि हम दुनिया में जो साइंस की तरक्की है उसका हिस्सा बनेंगे, साथ ही इतना ज़्यादा रिलीजियस आउट इनपुट। अब कहा जा रहा है, मुझे किसी ने बताया, एंड इफ आई एम रॉन्ग देन आई डोंट नो, मुझे किसी ने कहा है जी कि आई गिव यू माय वर्ड, ये बात सच्ची है कि जहाँ पे भी जाते हैं इमरान खान वो कहते हैं अरबी सीखें, इस्लाम की तरफ आएँ। यार सारा अरेबिया और ये सारे जो हैं यहाँ से पाकिस्तानी जाके उनको उनकी स्टेट चलाते थे। ईरान की भी मदद की थी पाकिस्तान ने। जो अंग्रेज़ ये हिंदुस्तान छोड़ के गया था, वहाँ पे एजुकेशन बहुत कम थी, लेकिन जो भी थी क्वालिटी की थी। पायलट, और ये टेक्नीशियंस यहाँ से जाते थे।
तो अरबों के पास जो इस्लाम उनका ओरिजिनल मज़हब है, वो तो कई सदियों से इट वाज़ ऑल स्टैंड स्टिल, कुछ भी उसमें से प्रोड्यूस नहीं हुआ। बल्कि कहा जाता है 1258 जब मंगोल्स ने बगदाद डिस्ट्रॉय किया, उसके बाद ना इस्लाम के अंदर कोई रिफ़ॉर्म एनलाइटेंड बात आई है, ना कोई इन्होंने और लॉज़ के अंदर कोई तरक्की की है। तो इमरान खान इज़ कल्टिवेटिंग अ मेडिएवल माइंडसेट एंड स्टिल जो ये पॉलिसी है तरक्की करने की, उसमें साइंस की बात है, तो दिस इज़ वेरी स्किज़ोफ्रेनिक, वेरी स्प्लिट। इसमें कोहेजन नहीं है, इसमें कोहेरेंस नहीं है। कोहेजन होती है एक के साथ दूसरे जुड़े हुए, कोहेरेंस के दोनों के अंदर हार्मनी हो, वो नहीं है। कॉन्ट्रडिक्शंस आफ्टर कॉन्ट्रडिक्शंस है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर आप। साइंस की दुनिया के अंदर मज़हब की कोई दखल-अंदाज़ी नहीं होनी चाहिए। मेरे ज़हन में एक बात आई है, ना कहूँ तो वो इनजस्टिस होगा। हुँ, हिंदुस्तान ने राफ़ेल फाइटर जेट्स खरीदे, तो जिन लोगों ने वो राफ़ेल फाइटर जेट्स बनाए, उनके पास वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में महारत थी उन्हें, तो उन्होंने बना के हमें दे दिए। और हिंदुस्तान आते ही सबसे पहले हमारे डिफेंस मिनिस्टर ने वो नींबू मिर्ची का पता नहीं क्या टोटका करके उसके ऊपर और वो किया। मैं शर्म से पानी-पानी हो गया कि भाई अगर नींबू मिर्ची से ही प्रोटेक्शन होनी थी, तो राफ़ेल लाने की क्या ज़रूरत थी? बात ये है कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान बुनियादी तौर पे कल्चरली तो एक हैं। कोई शक नहीं इसमें। मज़हब का जो थोड़ा-सा फ़र्क है, वो भी अगर आप ज़रा खुरेद के देखें तो इट्स नॉट वेरी इम्पोर्टेंट, सिर्फ़ बातों की हद तक है। हिंदुस्तान के अंदर तो मैं देखता हूँ जो जिसका महल एक दिन आप और मेरे साथ प्रोग्राम करें कि किस तरह इंडियन डेमोक्रेसी को, इंडियन सेक्युलरिज्म को सिस्टमैटिकली अंदर से अंडरमाइन किया जा रहा है। और ये अब सिर्फ़ एक कंस्पिरेसी नहीं है, इसका हर रोज़ मुझे एविडेंस मिलता है जब मैं एक वीडियो प्रोग्राम बनाता हूँ, तो जो वहाँ पे कमेंट्स आते हैं, वो हुँ। इतनी तो उन्हें अंग्रेज़ी आती है कि वो कुछ लिख लेते हैं, लेकिन वो ज़हन इतना क्लोज़्ड है, इतना ब्रेन वॉश्ड है कि इट्स अनबिलीवेबल। सारे दिन अगर अभी आप एक ही डोज़ देंगे, तो वो कुछ हुँ, वो उनकी सोच भी वही बन जाती है सर। वही बन जाती है। पाकिस्तान में क्योंकि ये इतना ओपन है, तो सब आसानी से ये देख लेते हैं। हिंदुस्तान में ये प्रोसेस हो रहा है, उसके ऊपर ज़ाहिर है पूरी तब्दीली लाने के लिए बहुत एफर्ट उनको चाहिए, उनको बहुत वहाँ पे रेज़िस्टेंस भी मिलेगी। पाकिस्तान में तो रेज़िस्टेंस कोई है ही नहीं, हुँ। चंद नहीं, आपको लोग इस पर भी मिलते हैं। बात करेंगे सर, इस पर भी बात जी, करेंगे। मैं जब स्कूल में पढ़ता था, तो भारत के अंदर तो ये हुआ करता था कि कोई भी प्रोग्राम शुरू करने से पहले एक दिया जलाया जाता था। अच्छा, उसका जो सिम्बोलिज़्म था वो ये था कि जब आप दिए को जलाते हैं तो आप रोशनी लेकर आते हैं और हाँ, आप अंधेरे को दूर करते हैं। वाह, वाह! व्हाट अ एनलाइटनमेंट ब्यूटीफुल थॉट। बिल्कुल, हाँ जी, बिल्कुल। व्हाट अ ब्यूटीफुल थॉट कि आप जो हैं किसी भी प्रोग्राम से पहले वो बहुत बड़े-बड़े दिए रखे होते हैं, हर कोई आके और दिया जलाता है। हाँ, तो हाँ, वो अच्छा। हमारा कल्चर है। इस इसको आप रिलिजन का कह लें एंगल या जहाँ से भी आई हो, जो खूबसूरत बात है उसकी तरफ जो है हमें जाना चाहिए, उसकी हमें ठीक तारीफ है, करनी चाहिए। लेकिन नींबू मिर्ची जो है, वो थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। हैं? थोड़ा ज़्यादा नहीं हो जाता है, ये बिल्कुल बहुत उसके ज़्यादा हो जाता है। कॉन्ट्रडिक्शन है। हाँ, बहुत बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन है। तो बहुत बड़ा ये भी मैं कहता चलूँ कि कभी मैंने किसी को वेस्ट में ये करते हुए नहीं देखा कि भई आप नींबू मिर्ची करें पहले और उसके बाद में फिर आगे। नहीं, अगर वो करते होंगे तो दे आर इमीडिएटली कॉल्ड फ्रीक्स। हुँ। इंडिया के अंदर वो मिनिस्टर हैं, फ़र्क है इतना। फ़र्क है जी, बिल्कुल फ़र्क है। हाँ, और सर हाँ, ये जो आप हमारी जो स्कूल्स हैं, ख़ास तौर से जितने भी इंग्लिश मीडियम स्कूल्स हैं, मैंने आज तक किसी भी सीबीएसई के, आईसीएसई बोर्ड के स्कूल में ये सब होते हुए नहीं देखा, नींबू मिर्ची तक। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो दीपक जला के, वो दिया जला के अगर आप रोशनी को फैलाएँ और अंधेरे को भगाएँ, तो वो एक अच्छी बात है। वो बट अच्छी बात है। बट रिसॉर्टिंग टू समथिंग लाइक नींबू मिर्ची शुड बी अवॉइडेड एंड कंडेम्ड एज़ वेल। हाँ, कंडेम्न्ड, आई थिंक कंडेम्न्ड। तो कंडेम पाकिस्तान करते में हैं तो जी। हमारी प्राइम सारा ये इतना ओपन हो रहा है, इस्लामियात ले आओ, अरबिक पढ़ाओ, उर्दू पढ़ाओ। चलो यार, उर्दू तो पहले ही लोगों की अब नेशनल ज़ुबान है, और क्या पढ़ाई जाए?
जो लोकल ज़ुबानें हैं उनका कोई ज़िक्र ही कहीं नहीं है। अपनी धरती के साथ जो रिश्ते हैं उनका ज़िक्र ही कोई नहीं है। सो ऑन द होल ये अच्छा, ये सारा कुछ जो ये पॉलिसीज़ के अंदर है, ये अगर आप डेवलपमेंट स्टडीज़ के कोर्सेज़ देखें जो मैं खुद कई साल पढ़ाता रहा हूँ, स्टॉकहोम इंटरनेशनल स्कूल के अंदर ये कोर्सेज़, ये उनके अंदर आम आपको मिल जाएँगे 70s 80s में। यहाँ इन्होंने वहाँ से लेके इंक्लूड करके तो प्रेज़ेंट कर दिया है। गुड कि जो चीज़ें ये लाए हैं वो प्रोग्रेस की तरफ लेके जाते हैं, लेकिन साथ-साथ जो इनके अपने इनपुट हैं, वो सारे उनको कॉन्ट्रडिक्ट करते हैं, अंडरमाइन करते हैं, तो देन व्हाट इज़ द पॉइंट? वी आर नॉट अगेंस्ट रिलीजन, लेकिन जो रिलीजन के नाम पे डॉगमेटिक एटीट्यूड है हमारा, उसके खिलाफ है। बेशक, प्राइवेटली रिलीजन हर बंदे का कोई ना कोई होता ही है। ट्रू। एक एथिस्ट का भी कोई रिलीजन होता है, मैं कहता हूँ कि उसके अंदर कोई वैल्यूज़ होती हैं, दैट इज़ रिलीजन, व्हाट इज़ राइट एंड रॉन्ग इज़ हम्म। एक्चुअली द डेफिनिशन ऑफ रिलीजन सोशली। दूसरा जो है कि मरने के बाद क्या होगा, वो सबका प्रॉब्लम है कि मैं कहाँ जाऊँगा, कहाँ नहीं जाऊँगा, जिसका ना कोई जवाब है, जो मर्ज़ी कह दो, इट इज़ इक्वली गुड। कोई शक नहीं इसमें। बाकी जो रिलीजन के पॉजिटिव पॉइंट्स थे, आफ्टर ऑल इंसान को क्या कहते हैं, सिविलाइज़ करने में रिलीजन ने रोल तो प्ले किया है ना। ट्रू। उसके अंदर क्योंकि जिस ज़माने में ये रिलीजन्स आई, साइंस नहीं थी, एविडेंस बेस्ड नॉलेज नहीं था, तो जो उस ज़माने के क्या कह सकते हैं, ब्राइट माइंड्स थे, उन्होंने जो सोचा, वो रिलीजन बन गया। हम्म। सही वो है। पार्ट्स आप छोड़ दें जो उनकी एथिक्स एथिक्स के अंदर भी एक टाइम बाउंड एथिक्स है और एक यूनिवर्सल एथिक्स है। सही है जी। मसलन मुझे लोग बताते हैं जी कि रसूलुल्लाह की एक हदीस है कि इफ यू किल वन, या कुरान की एक आयत है, इफ यू किल वन ह्यूमन बीइंग यू किल ऑल ह्यूमैनिटी। नाउ आई थिंक दिस इज अ यूनिवर्सल स्टेटमेंट। हम्म। इस तरह गीता में और उसमें भी होंगी, लेकिन जहां कौन पे सा ये मज़हब ये कहता है सर कि झूठ बोलना अच्छी बात है, चोरी करना अच्छी बात है, दूसरों का हक खा जाना अच्छी बात है? ये तो इसके लिए आपको रिलीजन की ज़रूरत नहीं है। नहीं है, ज़रूरत है ही नहीं है। हुँ। तो मेरे ख़्याल से इट्स अ इट्स अ ह्यूज वेस्ट ऑफ टाइम एंड फॉर एज़ यू राइटली से कि लोगों को पॉपुलिस्ट लेवल पे अपील करके अपनी कमज़ोरियों को, अपनी नाकामियों को, अपनी इर्रेस्पॉन्सिबिलिटी को छुपाने की कोशिश है। 3 ऐसा ही है। साल में इमरान खान ने लोगों की खिदमत में क्या किया है? नथिंग। हाँ सही है। जी, अब वो ये ना करे तो इस्लाम के ज़रिए लोगों का मुँह बंद करा देते हैं वो, यार दैट्स इट। सबसे आसान तरीका यही होता है इससे सर पहले भी कि हुकूमतें रिलीजन, यही करती थी हुकूमतें। सबसे पाकिस्तान आसान में भी तरीका है अगर आपने किसी की ज़बान बंद करनी हो ना, तो उसको पूरी की पूरी कन्वर्सेशन को आप रिलीजन की तरफ डाइवर्ट कर दें एंड देन बिल्कुल, आस्क हाउ डेयर यू? हाँ, यही है, यही होता है। अब यही एक होता है। और इसकी मैं छोटी-सी मिसाल देता हूँ, अपनी बात करूँ तो बेहतर है। आप जी, तो जी, इश्तियाक साहब बड़े अच्छे लगते हैं जो पाकिस्तान को क्रिटिसाइज़ करते हैं। लेकिन अगर मैं अपनी बात करूँ तो असल मज़ा तो तब है दोनों तरफ। और मैं कोई फ़ॉल्स इक्विवेलेंस यहाँ ड्रॉ करने की कोशिश नहीं कर रहा, मगर हमारे यहाँ दिवाली मनाई गई, बहुत अच्छा त्योहार है हिंदुओं का और उसका मैसेज भी यही है कि दिए को जलाओ और जो अंधेरा है उसको आप दूर करो। ये चलो, एक बहुत अच्छा पैगाम है, लेकिन इसी पैगाम के अंदर भी एक प्रॉब्लम मुझे बहुत बड़े स्केल पर नज़र आई। अयोध्या ओके, के अंदर दिवाली मनाई गई, लाखों की तादाद में छोटे-छोटे दिए लगाए गए और पूरी की पूरी जो है, जो दरिया के बराबर में जो घाट होते हैं, वहाँ पे दियों की रोशनी से बहुत ज़्यादा वहाँ पे उजाला हो गया। लेकिन दिया ओके, थोड़ी देर जलता है, उसके बाद वो बुझ जाता है। कोई भी प्रॉब्लम, हवा चल जाए या कुछ भी, हुँ, हज़ारों लीटर ऑयल जो उन दियों में डाला गया था, अब कैसे आप उसको हटाएँगे वहाँ से? तो जो गरीब तबका है, वो बेचारा वो अपनी बोतलों के अंदर, बर्तनों के अंदर तेल डाल-डाल के लेके जा रहा है। शायद तौबा, इस तेल से घर का जो है हमारा खाना बन जाएगा। तौबा, तौबा, तो तौबा। ये जो है ना, ये ये अगली हमारा इलाका जो है ना, माफ़ करना, मैंने पूरी दुनिया फिरी है। अरब मुल्कों में भी मेरा थोड़ा-सा आना-जाना हुआ है। जितनी पागलों के हद तक मज़हब का होल्ड हमारी सोसाइटीज़ पे है ना, कहीं और नहीं है। बहुत और खूब। उतने ही हम बैकवर्ड भी हैं। मैं तो कहता हूँ अंग्रेज़ ना आते तो ना हम इस जंगल से निकल ही ना सकते।
ये मेरी कन्विक्शन है। मेरी भी उन्होंने है। बहुत लूटा, बहुत ले गए, लेकिन जो वो हथियार छोड़ के गए हैं सोचने के, देखने के, आँखें भी वो खोल के गए हैं ना। तो उनका एक्चुअली इंटरवेंशन एंड मार्क्स का जवाब नहीं है। उसकी जो स्टेटमेंट है ना, ये हमारे सारे मार्क्सिस्टों को पता ही नहीं है। वो एक लगे हुए थे, हमारे दोस्त ही। ये वो जो पढ़ लिया है ना उसका, थरूर की बुक इज़ बेस्ड, ठीक है, अंग्रेज़ों ने बहुत लूटा है, क्लाइव ये वो बहुत बड़े लुटेरे थे। बट व्हाइल ऑल दैट वाज़ गोइंग ऑन, जो उस ज़माने की एडवांसेस थी, वो भी तो इंडिया के अंदर आई ना। तो वो जो छोड़ गए हैं, उसी से मॉडर्न इंडिया बना था, उसी से ज़रा हट के पाकिस्तान की भी बुनियाद बनी थी। जिन्ना साहब को तो महल, आई वुड नॉट बी, ये फैक्ट है, उनको तो नमाज़ पढ़नी नहीं थी आती। 1937 में, 38 में जब उनको लाहौर बादशाही मॉस्क लेके गए हैं, तो उनको ये एक मैंने वीडियो बनाया है, केएल गाबा ने अपनी किताब में लिखा है कि मैंने बताया कि आपने ये करना है। तो ये सारे एक मॉडर्न एजुकेशन के ज़रिए आगे आए थे ये लोग। तलवार का सिलसिला ख़त्म होके और बातों के ज़रिए, आर्गुमेंट के ज़रिए ये सारी लीडरशिप आई हर तरफ। हाँ जी। कोई शक नहीं सर। और अब ये सत्यानाश कर रहे हैं दोनों तरफ। हमारे यहाँ तो बिल्कुल ही हो गया है ना। वापस कमिंग लेट्स कम बैक टू द नेशनल टू द सिक्योरिटी टॉपिक, थिंग। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल। जी, ये हाँ जी। हमारी जो है दुखती रग है, तो इसपे हम कभी किसी और रोज़ इस पर हाथ रखेंगे, हाथ इस पे बेशक, बैठेंगे बाकायदा, हाथ क्या रखेंगे। बेशक। विल सिट ऑन इट एंड वी विल डिस्कस इट। ठीक है। अच्छा सर, इंटरनल सिक्योरिटी, एक्सट्रीमिज़्म और ये जो पाकिस्तान के अंदर रिलिजन के नाम पे फ़ोर्सेस जो बाहर निकल आती हैं, उनके हवाले से जो पॉलिसी में ज़िक्र है, वो थोड़ा ये है कि उनकी जो इससे क्या नुकसान होता है मुआशरे को, उसके बारे में तो बताया गया है। लेकिन ठीक है। उन ऐसी फ़ोर्सेस के खिलाफ आप एक्शन क्या लेंगे कि वो आइंदा जो है सड़कों पर ना निकल आएँ किसी भी मसले को लेके? जैसे कि तहरीक लब्बैक आ गई थी फ्रांस में, वो गुस्ताखाना कार्टून बने थे उनको लेके। तो इनको रोकने के लिए क्या किया जाएगा, उसके बारे में कोई ज़िक्र नहीं है। आप क्या कहेंगे, हुकूमत की कोई वाज़ेह पॉलिसी होनी चाहिए इन लोगों को रोकने के लिए? देखिए, सारी दुनिया की डिमांड है कि यहाँ पे जितने भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइज़ेशंस हैं, उनके नेटवर्क हैं, उनके लीडर्स हैं, उन सबको आप डिसफंक्शनल करें, ठीक है? और ये इस पॉलिसी के अंदर भी आने की वजह तो एफएटीएफ के अंदर जो अभी तक हम ग्रेड लिस्ट पे हैं, उसकी उसकी एक वजह तो यही है ना। हुँ, दूसरी बात है, इन्होंने कहा कि कुछ पोर्शन हमारी इस पॉलिसी के सीक्रेट हैं। अब वो कहेंगे जी सीक्रेटली हम बता नहीं सकते हमने क्या करना है। तो उन्होंने एक ये रास्ता अपना ढूँढ लिया है। भई, इट शुड बी ओपनली डिक्लेयर्ड दैट टेररिज्म इन एनी फॉर्म इज़ इल्लीगल, इज़ अ क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी। कोई पाकिस्तान के अंदर, अब देखो ना, तालिबान को ये कल्टीवेट करते रहे हैं, अब ये मान रहे हैं सारे कि वो हमारी गलती थी। भई, आपकी क्यों गलती थी? सारी दुनिया कह रही थी डोंट डू दिस, इन्होंने फिर भी उनको कल्टीवेट किया है और ये अब भी करेंगे मुझे लगता है। सो पाकिस्तान इज़ इन अ मेंटल, क्या कहते हैं यार, फ्रोज़न स्टेट है। हुँ। वहाँ से निकलने के लिए डी-थॉ जिसे कहते हैं, इसको ख़त्म किया जाए, वो अभी तक कोई कॉन्क्रीट नहीं आया। इन्होंने सीक्रेट कह दिया। अब सीक्रेट का व्हाट कैन आई से टू दैट, कि सीक्रेटली ये क्या करेंगे? कॉन्क्रीटली करने जो करने की बात थी, वहाँ पे तो सिर्फ़ ये जनरैलिटीज़ में बात हुई है ना, तो जनरैलिटीज़ में तो दे आर राइट कि ये नहीं होना चाहिए। बट सही। दुनिया इनको च क कब से कह रही है, ये अब जाके क्यों कह रहे हैं? पहले से कहना चाहिए था। हुँ। चलो। जी, जी। पॉपुलेशन के ऊपर भी एक पॉलिसी है कि आने वाले वक़्त में पॉपुलेशन हमारा कितना बड़ा मसला होगा। हुँ। मगर उसके लिए भी जैसा मैंने कहा कि कोई वाज़ेह पॉलिसी नहीं है कि हम पॉपुलेशन कंट्रोल करेंगे कैसे? आपका क्या ख़्याल है कि इस तरह की पॉलिसी के ऊपर खुलकर पब्लिकली कोई स्टेटमेंट देना या फिर कोई कल को कोई लेजिस्लेशन बनाना कितना मुश्किल है पाकिस्तान की हुकूमत के लिए? यार वैसे बात सुनो,
ये अयूब खान का मुझे बार-बार एक मिलिट्री रूलर का तारीफ़ करनी पड़ती है, क्योंकि मिलिट्री रूलर एंड मिलिट्री रूलर भी तो हुए हैं ना। हुँ। मैं तो आई ग्रू अप व्हेन ही वाज़ इन पावर, उसका ज़वाल भी मैंने देखा, उसके खिलाफ जो जुलूस निकलते थे उसमें भी मैंने हिस्सा लिया, बिकॉज़ आई वाज़ देन यूनिवर्सिटी स्टूडेंट, फर्स्ट ईयर जो होता है अपना एमए का 5th ईयर जिसे कहते हैं। तो वो सारे रंग मैंने अयूब खान के देखे हैं कि कैसे वो एक एनलाइटेंड आप कह सकते हैं रूलर से वो ही गॉट कॉट अप इन नेपोटिज्म और ये और वो सारी बातें दुरुस्त हैं, आई एम नॉट डिफेंडिंग हिम, लेकिन उसके दौर में पूरा एक फैमिली प्लानिंग डिपार्टमेंट बना था और उन्होंने मौलवियों को अपने साथ मिलाया, मौलवियों के वो साथ जाते थे लोगों को कन्विंस करने के लिए कि इस्लाम के मुताबिक भी ये अलाउड है, ये है, वो है। लेकिन उसके बाद इतना ज़्यादा इन्होंने फंडामेंटलिज़्म को कल्टीवेट किया है कि अब इनके पास कोई बात ही नहीं है करने की। मौलवी तो कहते हैं कि जी आप बच्चे पैदा करें, आप जिहाद के लिए मुसलमानों को यानी मुजाहिदीन पैदा करें, इस किस्म की नॉनसेंस बातें जो होती हैं, उनको फीड कौन करेगा? मदरसों में भेज देते हैं जहाँ पे उनको खाना मिलता था, लेकिन वहाँ से ही इन्होंने टेररिस्ट, सुसाइड बॉम्बर्स भी तो तैयार किए ना। मेरी गैरिसन स्टेट किताब में पूरी डिटेल्स आ गई हैं। तो madrasas are no solution to that. You need smaller families, well fed, well educated families, और उससे पाकिस्तान की पॉपुलेशन अगर नीचे जाएगी तो ये तरक्की कर सकेगा। बेनज़ीर भुट्टो ने एक दफ़ा कहा था कि मैं स्कूल तो बनाती हूँ लेकिन विद इन द नेक्स्ट ईयर पॉपुलेशन एक्सप्लोजन इतनी ज़्यादा हो जाती है कि आई उसने भी वैसे 4 बच्चे पैदा कर दिए, अब पता नहीं कितने हैं, 3 है, आई डोंट नो। अ, 3 है उसकी 1 बेटी बेटा है, है। 2 बेटियाँ हैं शायद। अच्छा 3 है, चलो 3 इज़ ऑलराइट आई थिंक। बट हमारे यहाँ तो लाइनें लगी होती हैं। मैंने कई दफ़ा बताया कि एक दफ़ा लाहौर में, जहाँ का मैं रहने वाला हूँ, आई हैव सीन इट ऑन विद माय ओन आइज़, एक मोटरसाइकिल पे मियाँ-बीवी और 6 बच्चे बिठाए हुए यार। एक बच्चा उस औरत ने बेचारी ने ऐसे हवा के अंदर उठाया हुआ था, बिकॉज़ देयर वाज़ नो अदर प्लेस टू कैरी। अगर वो हुँ, गिर जाते, इमेजिन कितनी बड़ी एक फैमिली ट्रेजेडी होती। सही है। लेकिन तो ये पाकिस्तान एक अच्छा, एक और बात है, इस पे एक दिन मैं खुद प्रोग्राम करूँगा कि कहा जाता है कि यहाँ पे स्टेट बड़ी स्ट्रॉन्ग है। नो, द स्टेट इन साउथ एशिया वाज़ वीक फ्रॉम द बिगिनिंग एंड हैज़ बिकम वीकर ओवर टाइम्स। हुँ, स्टेट वो नहीं होती जो लोगों को क्या कहते हैं सज़ाएँ दे। स्टेट वो होती है जिसकी अथॉरिटी को लोग अपने आप मानें। तो वो तो अथॉरिटी हमने ये नींबू वाला केस शुरू कर दिया है और हमारे यहाँ भी ये सुपरस्टिशंस को ज़्यादा है, ओवरली रिलीजियस करके, ओवरली डॉगमेटिक करके, तो लोगों का रिटार्ड ज़ेन, द माइंड इज़ बीइंग रिटार्डेड इन आवर हुँ, रीजन, आई एम सॉरी टू से। ट्रू, बिल्कुल। हाँ, इकोनॉमिक सिक्योरिटी पर आता हूँ फिर से लौट के जी, और इसमें 2 बातें आपसे पूछना चाहता हूँ। एक तो गवर्नमेंट ये कह रही है कि हमें फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को पाकिस्तान में लेकर आना होगा। लोग गुड, बाहर से आएँ, पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्ट करें। ओके, दूसरा वो ये कह रहे हैं कि हमें रेमिटेंसेस जो बाहर से आती हैं ओवरसीज़ पाकिस्तानी से, उसको बढ़ाना होगा। तो सर ओके। आपका क्या ख़्याल है कि पाकिस्तान के अंदर क्या वो क्लाइमेट इस वक़्त मौजूद है, जिसके लिए कि कोई फ़ॉरेन इन्वेस्टर यहाँ आना चाहेगा? मैं तो कहता हूँ फ़ॉरेन इन्वेस्टर से पहले आपको टूरिज़्म को प्रमोट करना चाहिए, जिसका ज़िक्र इतना नहीं है पॉलिसी के अंदर। तो दुनिया भर से लोग आ सकते हैं, पाकिस्तान एक बेहद खूबसूरत मुल्क है और वहाँ पे जो है रिलिजियस टूरिज़्म का भी बहुत बड़ा पोटेंशियल है। कहाँ कमी रह गई है गवर्नमेंट की तरफ से, वो कुछ एक्शन क्यों नहीं ले पा रहे इसके अंदर? देखिए, लेट मी से कि आई हैव नोटिस्ड कि इमरान खान ने टूरिज़्म पे भी ज़ोर दिया है। ही इज़ बीन टू सम प्लेसेस, कहा है कि इसको आप डेवलप करेंगे, तो लेट्स गिव हिम क्रेडिट वेयर ही हैज़ मेड सम स्टेटमेंट्स। अब बात ये है, टूरिज़्म तो वहाँ पे आएगी जहाँ पे पीस होगी, जहाँ पे टेररिज़्म नहीं होगी, एक्सट्रीमिज़्म नहीं होगी। हाँ जी, जहाँ पे ये खबरें नहीं आएँगी कि एक लड़की को
वो कि उसकी प्राइवेट चैट थी, कोई उसको पब्लिक करके तो उसके ऊपर ब्लास्फेमी केस प्रूव कर दिया और उसको सजाएँ मौत दे दी है। यार, लोग दुनिया इससे आज़ाद हो चुकी हुई है। फॉर हुँ, देम दिस इज़ ब दिस इज़ अनबिलीवेबल कि ये भी होता है इस मुल्क के अंदर। तो टूरिस्ट तो घबरा के नहीं ना आते। पाकिस्तान इज़ वेरी ब्यूटीफुल। कुछ इलाके तो जिस तरह आपके पास कश्मीर जो वैली है, उसके टक्कर के हमारे पास भी हैं। बहुत ये खूबसूरत अगर है। आप गिलगित और इधर चले जाएँ, मेरे तो स्टूडेंट्स बताते हैं और मैं कहता हूँ यार काश ज़रा अक्ल इनको होती। और वैसे मैं रिलीजियस टूरिज़्म के कोई इतने हक में नहीं हूँ, अनलेस यू फॉर एक्सप्लेन व्हाट डू यू मीन बाय दैट? मेरा ये कहना है कि रिलीजियस टूरिज्म के जब बात होती है तो हिंदुओं की बहुत सारी अच्छा, मुक़द्दस साइट्स हैं वहाँ पर, अच्छा, अच्छा, ठीक जिनको है। हिंदूज़ देखना चाहते हैं हज़ारों साल पुरानी। तो वाह, वाह! अब बातें भी हो रही हैं, आपने इस खबर भी देखी होगी कि जी फ्लाइट्स के ज़रिए लोगों को लाया जा रहा है इंडिया से। तो अच्छा, अगर ये इंडिया के लिए बॉर्डर खोल देते हैं तो अब आज हमारे सामने करतारपुर साहिब एक बहुत बड़ा एक जो है देख रहे हैं कि लोग वहाँ पे आ रहे हैं और उससे पाकिस्तान को बड़ी रेवेन्यू होती है। जी, कि जो हिंदू सिख श्राइन्स हैं, उनके वास्ते यात्रियों के लिए जी। आसान किया जाए। तो ये तो बहुत खुशी की बात है अगर ये पाकिस्तान कर दे, तो हुँ। आई वी वुड ऑल वेलकम इट। और अगर ये अब तुम कह रहे हो कि हवाई जहाज़ से ये आ भी रहे हैं, तो फिर तो सिलसिला शुरू हो गया है ना। थोड़े अगर बहुत ये लोगों को लाया गया है। अगर ये सारा कुछ हो रहा है, तो ट्रेड पे क्यों इंडिया के साथ बैन है? यात्री क्यों आ सकते हैं, लेकिन इंडिया से ट्रेड क्यों नहीं हो सकती? इंडिया से किताबें क्यों नहीं आ सकती? मेडिसिन की और बाकी जो बहुत सस्ती मिलती थी। पाकिस्तान के अंदर कोई कोहेरेंट पॉलिसी कभी भी नहीं हुई। अब तो बिल्कुल ही सत्यानाश हो गया है। इसने ट्रेड के ऊपर बैन लगा के इमरान खान ने नुकसान किया तो पाकिस्तान का किया। अगर कोई उसमें इंडिया का नुकसान हुआ है, तो वो बहुत थोड़ा-सा है क्योंकि उन्होंने एक लंबे रास्ते से ईरान-उरून के ज़रिए अपना काम करना करते जा रहे हैं वो। लेकिन द मेन लूज़र इज़ पाकिस्तान। सही, तो जब तक कोहेरेंट पॉलिसी नहीं ना होगी और बोल्ड पॉलिसी नहीं होगी, इमरान खान के अंदर तो गट्स नज़र ही नहीं आते जी। सही है जी। ये एक ये जो ये जी, जो आम ये जो है बैक लेवल के लोगों को अपीज़ करना जो है, ये एक एक दिलेर लीडर की निशानी नहीं है। ये तो एक ऐसे लीडर की निशानी है जिसके पास अपनी कोई ओपिनियन नहीं है, अपना कोई स्टैंड नहीं है, अपनी हिम्मत नहीं है, इस किस्म की बकवास को रोकने की। तो आई एम सॉरी, ही इज़ abdicating all those roles which a statesman and a real leader should play to lead people, not to cater to the lowest denominator। मैंने बार-बार कहा है, ये तो लोएस्ट डिनोमिनेटर है अकल का, जिसके हुँ, साथ ये फ्लर्ट कर रहे हैं ऑल द टाइम, ये और इनके चंद मिनिस्टर। ट्रू। आपकी बेगम टर्की से हैं, तो थोड़ा टर्की के हिसाब से बताएँ, आपका टर्की आना-जाना रहा है, आप जितना हिंदुस्तान, पाकिस्तान को समझते हैं, उतना टर्की को भी समझते हैं, वहाँ के कल्चर को भी समझते हैं। तो आप हमें बताएँ, एक सेक्युलर टर्की जो मुस्तफ़ा कमाल ने बनाया और आज उस टर्की के अंदर लाखों की तादाद में लोग बाहर से घूमने के लिए आते हैं। वहाँ पे टूरिज़्म का एक बहुत बड़ा मार्केट है, जो कि उनकी जीडीपी का वन ऑफ द हाईएस्ट कंट्रीब्यूटर है। अगर टर्की एक इस्लामिक मुल्क होता और सेक्युलर मुल्क ना होता, तो क्या वहाँ पर टूरिज़्म की कोई पोटेंशियल होती? क्या लोग वहाँ घूमने आते? पोटेंशियल तो होती मगर वहाँ पे आता कोई नहीं। ठीक है। क्योंकि जहाँ पे इस्लामिक निज़ाम होगा, वहाँ पे औरतों और मर्दों की सेग्रीगेशन होगी, वहाँ पे एक टेंस एटमॉस्फेयर हमेशा होगा, तो बाहर से लोग किस लिए आएँगे? वो फिर ग्रीस चले जाते हैं, कहीं और चले जाते हैं जहाँ पे वो हैं, बीचेज़ हैं, सारा कुछ है, व्हाई वुड दे कम टू टर्की? हुँ। एक सिर्फ़ सेक्युलर, ओपन, टॉलरेंट, प्रोग्रेसिव मुआशरे के अंदर ही आदमी दिल करता है ना कि मैं जाऊँ और देखूँ वहाँ पे क्या है। तो अतातुर्क का तो एहसान तुर्कों पे इतना बड़ा है कि ये एर्दोगान और इस्लामिस्टों की पिछले कोई 50 साल की कोशिश के बावजूद अभी तक अगर अतातुर्क को माइनस कर दें तो ये तो कुछ भी नहीं है। अब एर्दोगान
की थोड़ी-सी इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुई थी व्हेन ही केम टू पावर, उसका सत्यानाश हो गया है। और जो इसने इस्लामी हरकतें की हैं, उससे टर्की का सत्यानाश से ज़्यादा सत्यानाश हो गया है। इकॉनमी का बुरा हाल है, इनका लीरा जो है उसकी वैल्यू इतनी ज़्यादा कम हो गई है। तो सेक्युलर टर्की वाज़ द अट्रैक्शन हुँ। व्हिच ड्रू मिलियंस ऑफ पीपल। अगर वो इस्लामिक करते जाएँगे, तो कम से कम लोग आएँगे टर्की में, बिकॉज़ लोग डरेंगे फिर ना। हुँ, सही है। इस्लामिक टर्की इज़ अ कॉन्ट्रडिक्शन इन टर्म्स। ये टर्की तो मेडिवल 1400 साल का, 1300 साल का जो जमूद था ना, एक क्या कहते हैं स्टैग्नेशन थी, उसको तोड़ के निकले थे वो बाहर। और वो एक कमाल का एक्सपेरिमेंट था। मैं जब वहाँ जाके मिला तो बूढ़ी-बूढ़ी औरतें, ये तो मैं 80s की बात कर रहा हूँ। तो मैं जब अतातुर्क का नाम लेता था ना, तो वो ऐसे करके चूमती थीं कि उसने हमें आज़ाद कराया, क्योंकि वहाँ पे तो जो उससे पहले ये था कि 3 तलाक आम थी। जब देखा नई बीवी ले आए, अतातुर्क ने आके बिल्कुल कानून ही बदल दिया कि अगर आप अपनी बीवी को तलाक देंगे और वो शी कैन विथहोल्ड दैट डिवोर्स फॉर द नेक्स्ट 7 इयर्स एंड यू कांट मैरी अनदर वुमन। वो बाद में आके इन्होंने फिर लॉ चेंज किया ह्यूमन राइट के चक्कर में, कि इतनी ज़्यादा उसने तो बिल्कुल इसके अलग कर दिया था, ऑपोज़िट कर दिया था। अतातुर्क का सबसे ज़्यादा एहसान टर्किश औरतों पे है। Not only my wife, my mother-in-law, all the women I met in Turkey who had some sense, अकल, वो हुँ, तो अतातुर्क को बहुत बड़ा लिबरेटर, इमेंसिपेटर समझती हैं। और एर्दोगान जो है ये एक वही केटरिंग टू द लोएस्ट डिनोमिनेटर, वोट तो मिल जाते हैं जो इंडिया में भी होता है। सही है। वोट लेने के लिए वो जेनोसाइड ऑफ मुस्लिम की बात भी कर जाते हैं। ये एक नया ट्रेंड चला है वहाँ पे। ट्रंप ने भी इसी किस्म की लोगों के अंदर डर जो है उनकी बुनियाद पे इलेक्शन जीता। तो ये कोई दुनिया के अंदर इंटेलेक्चुअल और वो जो एक हुँ, सोच एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, ये वो सारी एक साइड पे डाल के शॉर्ट साइटेड किस्म की बातें जो है ना वो आगे आ गई हैं। सही है, तो सही है। ऐसे मैं देखता हूँ। जी। जी। आपने कहा कि एक सेक्युलर टर्की के अंदर लाखों की तादाद में लोग घूमने के लिए आएँगे, लेकिन एक इस्लामिक टर्की के अंदर कोई नहीं आना चाहेगा। तो पाकिस्तान के अंदर भी रिलिजियस टूरिज़्म के लिए लोगों को जब ये भरोसा हो जाएगा कि जी वहाँ पे कोई सिक्योरिटी का मसला नहीं होगा हमें और एक मज़हबी मुआशरे के अंदर हमेशा डर रहता है। ये जितना ज़्यादा आप उनको उनको इस्लामाइज़ अगर आप करेंगे तो उतना ही बाहर से कोई टूरिज़्म के लिए लोग वहाँ पे आने से डरेंगे। एक सिक्योरिटी के अंदर, बख्तरबंद गाड़ियों के अंदर लोगों को उनकी कोई रिलिजियस साइट दिखा भी देंगे, चंद 100 लोगों को, लाखों की तादाद में तो लोग नहीं आएँगे। तो क्या पाकिस्तान को सेक्युलरिज़्म की तरफ भी थोड़ा बहुत रुजू करना चाहिए? अब यार पाकिस्तान के अंदर क्योंकि ये स्टेट ही एंटी सेक्युलर एजेंडे पे बनी थी, आइडियोलॉजी पे बनी थी, थियरी पे बनी थी, तो इसको उस क्या कहते हैं एंटीसीडेंट्स जो हैं, जो इस स्टेट की बुनियाद है, रेज़ों d'être किस लिए ये बनी, उसको उससे डीलिंक करना आसान नहीं है। हुँ, लेकिन लेकिन उसको कम से कम ज़्यादा सिंबॉलिक कर दिया जाए, सब्स्टेंटिव कम हो। देखो ना, इज़राइल भी तो मज़हब के नाम पे बना है, लेकिन वहाँ पे टूरिज़्म होती रहती है, क्योंकि उन्होंने कंट्रोल भी किया हुआ है सोसाइटी को। जहाँ पे पॉलिसी के उनका मैटर में रिलिजन इंटरफेयर नहीं नहीं करता था, वहाँ। जहाँ पे उनके मज़हबी फ़ोर्सेस आ जाते हैं, तो वो ऑक्यूपेशन के अंदर हैं। उन्होंने जाके ये हरकतें करते हैं, मज़हबी ज़हन कहीं भी होगा, उसके अंदर एग्रेशन होगी, उसके अंदर टॉलरेंस नहीं होगी, उसके अंदर दूसरे को ज़लील करना, नीचा दिखाना जो है, वो उसका रोल होगा। सही। तो पाकिस्तान कितना सेक्युलर हो सकता है, ये मुझे नहीं पता, लेकिन एटलीस्ट द पाकिस्तान ऑफ द 60s जिसमें मैं आई वाज़ ग्रोइंग अप, हिप्पी भी आते थे, हज़ारों की तरह से यहाँ से होते हुए इंडिया जाते हुए नेपाल जाते थे। तो उस किस्म का पाकिस्तान भी हो जाए तो ठीक है।
वो पाकिस्तान ब्रिटिश 45 कॉलोनियल एरा का एक हाँ, हैंगओवर था कुछ हद तक लोगों है के लिए। वही जो इन्होंने ज़ाया कर दिया है और हुँ, इंडिया में वो ज़ाया कर रहे हैं। अब हर कर रहे हैं। रोज़ सही हर है, रोज़ जो मैं देखता हूँ अनबिलीवेबल इतने जाहिल लोग वहाँ पे सही हैं है। जो बातें कर रहे होते हैं। सही है। आखिरी पॉइंट आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ, क्लाइमेट चेंज के ऊपर, वाटर सिक्योरिटी और ये इन सारी ये सारे जो इश्यूज़ हैं, इनके ऊपर भी पॉलिसी में ज़िक्र है। सो ऑन अ पॉजिटिव नोट आज के इस प्रोग्राम को खत्म करते हैं और आपसे मैं ये जानना चाहता हूँ, बहुत सारे लोगों के नज़दीक इंडिया के अंदर अब ये सोच पैदा हो गई है कि जी हम पाकिस्तान के बगैर भी आगे चलते रहेंगे और हमें कोई खतरा नहीं होगा। तो सर इकोनॉमिकली इंडिया सस्टेन कर लेगा, चलें कुछ हद तक। हम अपने जो भी मसले मसाइल हैं एजुकेशन में और वो सारे वो भी एड्रेस कर लेंगे। लेकिन क्लाइमेट चेंज जो है और हमारी जो वाटर की जो नीड्स हैं, नेचर का जो रोल है इंडिया पाकिस्तान के अंदर एक साथ रहने में, हम उसको किस हद तक जुदा कर सकते हैं? देखें जुदा किया हुआ है तो उसके नुकसान ही नुकसान है ना। हुँ, अगर ये कोऑपरेट करें तो कितने फ़ायदे इन्हें हो सकते हैं। वो इंडस वाटर ट्रीटी के जो रिक्वायरमेंट्स थी वही पूरी कर लेते हैं कि जो पानी लाहौर पाकिस्तान में आ रहा था उसको सेव करने के रिजर्वॉयर्स वो बना लेते। सारा कुछ भी तो नहीं हुआ। दे आर ऑल पाकिस्तान में कम से कम के जी कश्मीर का पूरा हमारा जब हिस्सा बनेगा तो ये इस किस्म की सोच है। और इंडिया के अंदर और पाकिस्तान की दोनों की एनवायरनमेंट की ज़रूरत कोऑपरेशन की बहुत होगी, पानी की होगी, नेचर की डेग्रेडेशन जो उसके साथ होती है, उसपे अगर ये कोऑपरेट नहीं करेंगे तो ये इलाका बहुत तेज़ी के साथ जो है ग्लोबल वार्मिंग और इसकी जो है ना नेगेटिव इम्पैक्ट उसका असर इन पे आता जाएगा और एक दिन ये जंग करेंगे कभी पानी के ऊपर, कभी किसी और चीज़ के ऊपर। अगर कश्मीर ना भी हो तो इनके एनवायरनमेंटल प्रॉब्लम्स इनको जंग की तरफ ले जाएँगे। सो विदाउट कोऑपरेशन दिस एरिया इज़ डूम्ड। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। एनवायरनमेंट स्पेशली इफ वी कम टू द एनवायरनमेंट। तो जब पराली जलाई जाती है तो उसका जो धुआँ है, धुआँ सरहद नहीं देखता। धुआँ हाँ, लाहौर तक भी जाता है, वहाँ के लोगों पर भी इम्पैक्ट पड़ता है, तो शायद हमारे लोगों को अक्ल आए और हम एनवायरनमेंट को लेकर ही कम से कम एक-दूसरे के साथ में कोऑपरेशन करें। क्योंकि एनवायरनमेंट जो है वो बॉर्डर नहीं देखता, वो ये नहीं देखता कि जी रेड क्लिफ लाइन के उस पार मेरा असर नहीं होगा, इस पार ही होगा। डज़न्ट वर्क लाइक दैट। तो आज आपसे बात हुई, बड़ा अच्छा लगा सर, आपसे आगे भी बात करेंगे। आज आपने वक़्त दिया, इसके लिए आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। enjoyed talking to you Arvind as always. Thank you very much. See you later. सी यू सर।